हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। 2019 का मेंस का अब हम प्रश्न पत्र को हल करेंगे। 2018 के पूरे पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ, आपको वीडियो में ही आप उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी आपको। 2018 के पूरे पेपर्स की फर्स्ट पेपर से लेके मैंने फिफ्थ पेपर तक करवा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब 2019 का जो है हम आज से स्टार्ट करेंगे। MPPSC मेंस का जो सॉल्व पेपर है, हैंड रिटन पूरा सॉल्व पेपर है। मेंस के एग्ज़ाम में सॉल्व पेपर की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है, क्योंकि टॉपिक जो होते हैं सिमिलर ही रहते हैं, चाहे सब सिलेबस चेंज हो गया हो, क्योंकि उसके अंतर्गत ही सभी टॉपिक आते हैं। और एक टॉपिक से जितना भी प्रश्न बन सकता है, अगर आप 5 से 6 साल के पेपर हल कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता है। 2019 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जिन लोगों ने मेरे मेंस के सॉल्व पेपर लिए थे, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम लास्ट टाइम में लास्ट जो घंटा रहता है उसमें केवल वो सॉल्व पेपर की फ़ाइल लेकर ही पढ़ रहे थे, और उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो आप भी अगर पुराने पेपर्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन, तो ले सकते हैं। उसकी डिटेल में नीचे आपको दे देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये है प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस तरह से आपको बुकलेट मिलेंगी। 2014 से 2018 तक की जो बुकलेट है वो आप हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। 2019 का आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, क्योंकि वो तैयार हो रहा है और मैं वीडियो के थ्रू भी करवा रही हूँ। प्रश्न पत्र 1 से 5 तक ये पिछले 5 साल के पेपर कवर हैं। लगभग 1300 पेजेस हैं और 8 फाइल मिलेंगी आपको, सभी मैप के साथ और फ्लो चार्ट सहित हैं। आप अपने घर पे इसको कुरियर भी करवा सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करके आप इसको ले सकते हैं। इस तरह की बुकलेट आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2019 का मेंस का जो एग्ज़ाम का जो पेपर है। इसी तरह हम सभी सब्जेक्ट के हल करेंगे। पहला है यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया। ये हमारा भाग 1 है। फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे। तो यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागरण, मतलब दोबारा से जागरण। पुनर्जागरण में मंगोलों की क्या भूमिका है, ये आपका 6 नंबर में आया था उस समय। तो पूर्वी देशों के संचित ज्ञान से यूरोप वासियों को परिचित कराने में। तो जो दोबारा से जागरण हुआ था यूरोप वासिया का, तो मंगोल वहाँ पर आके बस गए थे। उन्होंने जो यूरोपियों के जो पुराना ज्ञान था, उस ज्ञान को, जो उनके अंदर ज्ञान था लेकिन वो निखर के नहीं आ रहा था, बाहर नहीं आ रहा था, उसको उससे परिचित कराया। यूरोप के बहुत से क्षेत्रों में अरब लोग बस चुके थे। यूरोप के जो क्षेत्र है वहाँ पे अरब लोग बस चुके थे, और अरबी जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र चिंतक रहते हैं, बंधी हुई विचारधारा नहीं रहती है। वे प्लेटो और अरस्तु के विचारों में रुचि रखते। इनसे भी यूरोप वासियों को प्रेरणा मिली। यूरोप वासियों को तर्कशास्त्र के प्रति विश्वास कायम करने में, यूरोप वासियों को तर्क के प्रति विश्वास कायम रखने में भी मंगोलों ने भूमिका निभाई। अरबों और मंगोलों के माध्यम से यूरोप में कागज कारखाना, कुतुबनुमा और बारूद के आविष्कार की जानकारी पहुंची। अरबों और मंगोलों के कारण ही यूरोप में कागज कारखाना का आविष्कार हुआ, कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ और बारूद का आविष्कार हुआ। इनकी जानकारी ने यूरोप को गतिशील बनाया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में विलियम कैसर की भूमिका बताओ। अब ये विलियम कैसर किस प्रकार का व्यक्ति था, सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। जैसे जो विलियम कैसर था वो जिद्दी था, साहसी था, उत्साही था और मेधावी था, व्यवसायी था और महत्वाकांक्षी था। इस प्रकार का जो था विलियम कैसर था। अब हम इनके बारे में लिखते हैं। कैसर विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षा तथा विस्तारवाद नीति ने जर्मनी को विनाश की गर्त में ढकेल दिया। गर्त मतलब होता है गड्ढा। तो कैलस विलियम द्वितीय की जो नीतियाँ थीं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थीं, विस्तारवादी थीं, जिसके कारण जर्मनी को विनाश की गर्त में ढकेल दिया गया। इसकी गलत नीतियों ने यूरोप में जर्मनी के अनेक शत्रु उत्पन्न कर दिए। इसकी जो गलत नीतियाँ थीं, यूरोप में जर्मनी के अनेक शत्रु उत्पन्न कर दिए थे, और इंग्लैंड जैसा शक्तिशाली देश भी जर्मनी का प्रबल शत्रु बन गया था। कैसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति, टर्की से मित्रता, पूर्वी समस्या में हस्तक्षेप आदि ऐसे अनेक कारण थे जिसने प्रथम विश्व युद्ध की नींव रखी। तो ये हम विलियम कैसर के बारे में 6 नंबर में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 2019 का मेंस दिए हो तो हो सकता है आप अपना क्वेश्चन आपने अपने तरीके से लिखा हो, कहीं इसका दूसरा, क्योंकि आप 10 तरीके को, एक क्वेश्चन को कम से कम 50 तरीके से लिख सकते हैं। वही की वही डिटेल को आप अलग अलग अपने तरीके से घुमा के लिख सकते हैं। कंडीशन ये कि आपने प्रॉपर फ्लो चार्ट का यूज़ किया हो, प्रॉपर डायग्राम का यूज़ किया हो। मेंस का रिज़ल्ट आपका नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। कल जो आंदोलन हुआ था, मैंने जैसे कि एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो आंदोलन है उसमें बोला है मैम ने कि
अंतिम परिणाम पर रोक लगी हुई है और हमारा मेंस का एग्ज़ाम रिजल्ट तो आ सकता है, तो आप लोग उसकी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और अगर आपने ये वाला प्री दिया है तो मेंस की प्रिपरेशन कीजिए 2020 वाला। टाइम को वेस्ट मत कीजिए, समय कभी भी बदल सकता है और समय कभी भी आ सकता है और आयोग का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है। तो इस प्रकार से हमने विलियम कैसर के बारे में लिखा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्री और मुख्य परीक्षा के नोट्स दोनों ही उपलब्ध हैं मेरे चैनल पर। प्री मुख्य परीक्षा के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलेंगे। इसमें आपको 39 बुकलेट मिलेंगी। 39 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिलेंगी और 5 और 11 नंबर की 27 बुकलेट मिलेंगी। तो आप इसको ले सकते हैं। साथ में अगर आप जो सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ तो 8 बुकलेट उसकी मिलेंगी, तो आप ये टोटल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका बताइए। देखिए, बिंबिसार का समय कब से कब तक रहा था, तो बिंबिसार का समय रहा था 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व। कब से कब तक रहा था, 544 ईसा पूर्व से 493 ईसी। और कोई भी मगध से संबंधित प्रश्न आता है आपके पास तो इस प्रकार का डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। इसको अपनी कॉपी में जहाँ आप मेंस राइटिंग करते हैं वहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। तो मगध से संबंधित प्रश्न, मगध में क्या है, मगध कहाँ कहाँ पे बसा है, तो मगध गंगा, चंबल, चंपा नदी और सोन नदी के जो 3 क्षेत्र हैं उसके बीचों बीच था और उसके नीचे विंध्याचल पर्वत था। तो इस प्रकार मगध की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार की थी कि इसके तीनों ओर नदियाँ थीं और नीचे विंध्याचल पर्वत था। इसकी भूमिका क्या है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका क्या है, तो इन्होंने क्या किया, कौशल और वैशाली के राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहले के राजा जो थे वो युद्ध करने के साथ साथ दूसरे राज्यों से अपना अच्छा संबंध बनाने के लिए वहाँ के राजाओं की बहनों से या उनकी पुत्रियों से विवाह कर लेते थे, तो उनके संबंध अच्छे हो जाते थे। तो यही एक ऐसा विवाह कर करके उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो कौशल और वैशाली के राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद मद्र, मद्र मतलब पंजाब को कहा जाता था, पंजाब का एक क्षेत्र रहता था। तो मद्र की राजकुमारी 6 माह से विवाह किया, जिससे ये राज्य भी उनका हो गया। अंग प्रदेश को जीतकर उन्होंने अपने साम्राज्य का अंग बनाया। अंग को उन्होंने जीता जिस प्रकार जिससे उन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अवंती के राजा से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। जीवक वैद्य को उनके इलाज के लिए भेजा। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों और युद्ध विस्तार नीति के द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो इस प्रकार अपन उसका आंसर लिख सकते हैं, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां ने अपने समय में राजनीति को कैसे प्रभावित किया। तो नूरजहां कौन थी, नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। इनकी क्या रही राजनीति में भूमिका, तो सबसे पहले एक महत्वाकांक्षी महिला थी। महत्वाकांक्षी महिला मतलब होती है बहुत इच्छाऊ प्रवृत्ति की होती है, इच्छालु प्रवृत्ति की होती है, उसको हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। इन्होंने पुस्तकालय का निर्माण किया जिसमें मेधावी कार्य बहुत ज़्यादा शामिल थे। गरीब और विद्वानों की भी ये मदद करती थी। अपने रिश्तेदारों को उन्होंने उच्च पदों पर पदोन्नत किया। इनके नाम पर सिक्कों को उकेरा गया। व्यवहारिक रूप से नूरजहां द्वारा प्रशासन पर कब्जा कर लिया गया था। नूरजहां की अनुमति के बिना प्रशासन का कोई भी कार्य नहीं होता था। इस प्रकार जहांगीर को अस्वस्थ होने के कारण राजनीति नूरजहां के पूरे प्रभाव में या नूरजहां के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से 5 नंबर में लिख सकते, 6 नंबर में लिख सकते। अब ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आएगा। अगला है, भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। भारतीय उद्योग और जो व्यापार था उस पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा। तो भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद अपनाई गई आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया था। भारत में ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना हुई उसके बाद आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई। इसने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया। नीतियाँ कौन कौन सी थी, भू राजस्व नीति, धन निर्गमन सिद्धांत, कृषि वाणिज्यीकरण और विऔद्योगिकीकरण। ये कुछ नीतियाँ थी ब्रिटिश शासकों की। इन नीतियों ने भारतीय उद्योग और व्यापार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। प्रभाव, क्या प्रभाव रहा, सबसे पहला नील रबर चाय की खेती की जाने लगी जिससे खाद्यान्न की कमी हुई। कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर उद्योग प्रारंभ किए गए जिसमें भारतीयों का शोषण हुआ। गरीबी बढ़ी, कुशल मानव संसाधन में कमी आई, अशिक्षा बढ़ी, आधारभूत संरचनाओं का अभाव हुआ। करों के माध्यम से कृषि को बर्बाद कर दिया गया और करों की अधिकता के कारण धन का बहिर्गमन हुआ। फिर निष्कर्ष मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा है, आपको केवल यहाँ तक लिख देना है।
छीन लिया तक। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 15 नंबर में कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, तो आप ये निष्कर्ष लिखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो D.H. बुकानन ने कहा कि अलग थलग रहने वाले आत्मनिर्भर गाँव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया तथा उनकी प्राण शक्ति को छीन लिया। अलग थलग रहने वाले जो गांव जो थे वो आत्मनिर्भर रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, उनको भी इस्पात की जो रेल थी उन्होंने भेद दिया और उनकी जो प्राण शक्ति खेती थी उसको छीन लिया। अंग्रेजों की शिक्षा नीति भी यही थी कि उन्हें कंपनी के लिए भरोसे करबंद कर्मचारी मिल सके। यही कारण रहा जिससे भारतीय व्यापारी और लघु कुटीर उद्योग शोषित हुए और उनके धंधे जो थे वो चौपट हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हमने आज क्वेश्चन पढ़े हैं, 5 क्वेश्चन हमने आज करे हैं। अगले वीडियो में हम फिर अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम 15 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम देन भूगोल पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये हमारा पूरा मेंस प्री का पैकेज है। अगर आप सॉल्व पेपर भी लेना चाहते हैं तो आप सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।